Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will continue from the last video. We were discussing about objectives of management. We have already discussed about the organizational objectives and social objectives. Now इस वीडियो में हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है या कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स स्टार्ट. जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं, आप प्लीज़ अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली लिखिए. तो अब हम आगे लिखना शुरू कर रहे हैं. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि मैनेजमेंट कौन कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है. आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं. हम पहले से ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स पिछली वीडियो नंबर 4 में पढ़ चुके हैं. दिस इज योर वीडियो नंबर 5. नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, कंपनी पैसा कमाना चाहती है, लेकिन कंपनी उन लोगों से बनी हुई है जो उसमें जुड़े हैं एज एम्प्लॉइज. जैसे मैंने समाज की बात की, हम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं? समाज को, सोसाइटी को. तो उसकी वेलफेयर भी सोचना जरूरी है. सबसे पहले मैंने क्या सोचा? अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं सबसे पहले अपना भला सोचूं, मैं सर्वाइव कर पाऊं, मैं प्रॉफिट कमाऊं, मैं ग्रो करूं. इसलिए मैंने सबसे पहले डिस्कस किए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. लेकिन उसके तुरंत बाद जिस समाज से मैं कमा रहा हूं, मैं उसके बारे में सोचूं. और चाहे लास्ट में ही सही, मैं उन एम्प्लॉयज़ के बारे में भी जरूर सोचूं जो मुझे उन ऑब्जेक्टिव्स को एज ए बिजनेसमैन अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं. तो कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको सेटिस्फाई करने के बारे में मैनेजमेंट को जरूर सोचना चाहिए? तो वो हैं दैट इट रेफर्स टू, लिखिएगा इसके बारे में, इट रेफर्स टू satisfying the workforce of organization. यानी हमारी कंपनी में जो भी वर्कफोर्स है, हम उसको सेटिस्फाई रखें, उसको हम खुश रखें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कफोर्स है, हम उसको खुश रखें, ये बहुत ज़रूरी है. ऑर्गेनाइजेशन ठीक है. नाउ अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं, दैट इज वी हैव टू कंसीडर कि हमारे पास और कौन कौन से पॉइंट्स हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहला इसके अंदर है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने इसमें अचीव करने. तो एक छोटी सी हम हेडिंग लिख लेते हैं इसके अंदर, दैट द मेन सच ऑब्जेक्टिव्स आर, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, है ना. द मेन सच ऑब्जेक्टिव्स कैन बी, अब इसमें मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं, सेफ एनवायरनमेंट. देखिए, अगर हम अपने एम्प्लॉयज को सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट नहीं देंगे, क्लमसी एनवायरनमेंट हो, भीड़ भाड़ हो, सब बहुत नज़दीक नज़दीक बैठे हैं, घुटे घुटे, प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ आमतौर पर ऐसी कंपनीज को वैसे भी छोड़ के भाग जाते हैं. वक्त बदल चुका है. आज बहुत नौकरियां मिलती हैं, खासकर कॉम्पिटेंट लोगों को. कंपनी ग्रो तभी करेगी जब कॉम्पिटेंट लोग अच्छे से कमा के देंगे, अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी सेल्स होगी, कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो प्रॉफिट्स होंगे. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ही सेटिस्फाई नहीं रखा तो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आएगी. तो सेफ एंड प्लेजेंट एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है. ये कहीं ना कहीं कंपनी के सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ को भी इफेक्ट करने वाला है. तो कंपनी को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखें और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें. दूसरा, उनको जो सैलरी देनी है वो टाइमली पेमेंट करें. सो टाइमली एंड कम्पिटिटिव सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपने उनको कम्पिटिटिव सैलरी नहीं दी, काम तो कोई भी एम्प्लॉय को खुद भी पता होता है ना कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ और मुझे उतनी सैलरी तो कहीं भी मिल जाएगी. तो अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कम्पिटिटिव सैलरी नहीं दी तो
ही मे स्विच, वो दूसरी कंपनी में जा सकता है। आपने जो उसको ट्रेनिंग दी होगी उसका फ़ायदा भी दूसरी कंपनी को मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम एम्प्लॉय को ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी दें या जो उसके मुंह से निकल जाए उतना अमाउंट पे करें, लेकिन एक रीज़नेबल अच्छी सैलरी देना भी ज़रूरी है। और ख़ासकर देखिए, अगर किसी भी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कोई भी एम्प्लॉय ये सोचेगा कि यार जब इतना पैसा कमा रहे हैं हमारे कोई देने में इतनी कंजूसी। सबको पता होता है कंपनी में कितनी इनकम हो रही है। जब एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा होता है तो आपस में लंच टाइम में ऊपर नीचे अदरवाइज आल्सो बातचीत होती है कि हम कितना कमा रहे हैं, ओवरऑल कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे में अगर हम उसमें से कुछ भी प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ को सैलरी इंक्रीज करके शेयर ना करें, स्पेशली पुराने एक्सपीरियंसड एम्प्लॉयज़ को, दे विल नॉट फील मोटिवेटेड, दे विल नॉट फील कनेक्टेड विद द कंपनी। उनको ये लगेगा हम तो जो मर्जी करें, हमें तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली सैलरी दें, सो दैट उनकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक बिजनेसमैन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि एम्प्लॉय को महीने का रेंट का बिल भी हो सकता है देना हो, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी हो, अदर बिल्स होते हैं। अगर आप सैलरी टाइम से नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर वहीं एम्प्लॉय को कम्पिटिटिव सैलरी मिले, टाइम से बोनस मिले, टाइम से सैलरी मिले, तो वो मोटिवेटेड, कनेक्टेड फील करता है, अब कंपनी को अपनी कंपनी समझने लगता है और उससे फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए 2 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा हमने सेफ एनवायरनमेंट के बारे में और दूसरा टाइमली एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी का। अब तीसरी हम बात कर रहे हैं पर्सनल ग्रोथ की। तीसरा पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस करना है, सॉरी, थर्ड पॉइंट नाउ मैं आपको लिखवा रहा हूं। दिस इज अबाउट द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स थ्रू प्रमोशंस एंड ट्रेनिंग। देखिए, कोई भी आदमी सब कुछ हमेशा सीखा हुआ हो ये ज़रूरी नहीं। तो वो एम्प्लॉयज़ स्पेशली जिनको ये इच्छा रहती है कि वो और सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, उनको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे तो उससे उनकी स्किल इंप्रूव होगी। दे विल बिकम अ बेटर एम्प्लॉय, अ बेटर ट्रेन्ड एम्प्लॉय। वो कंपनी के सिस्टम्स को समझेंगे, बेटर सेल्स, बेटर सर्विसेज दे पाएंगे, जिससे ओवरऑल कंपनी की रेपुटेशन भी इंप्रूव होगी। सो डेफिनेटली एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में कंपनी की डेवलपमेंट इंक्लूडेड है, राइट? तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू प्रमोशंस एंड ट्रेनिंग्स। ठीक है, दिस इज माय थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो मैंने लिखा है वो है सोशल रिकग्निशन। कहीं ना कहीं अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ को समाज में भी रिस्पेक्ट मिले तो उससे भी एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होते हैं। कई बार होता है जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पब्लिक फंक्शन है, इमेजिन कीजिए इस तरह से कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ को सोशल रिकग्निशन मिलती है। अब किसी सोसाइटी में मान लेते हैं कोई फंक्शन है या किसी स्कूल में या किसी अच्छी जगह पे कोई फंक्शन हो रहा है और उसको कंपनी स्पॉन्सर कर दे, 10,000 20,000 वहाँ पर डोनेट कर दे या जैसा भी हो, कुछ बड़ा अमाउंट। अब उसमें क्या होगा कि फिर जैसे मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि मैं जो है एक किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, है ना। मान लेते हैं मैंने एक कंपनी ज्वाइन की हुई है, स्मार्ट फर्नीचर्स। अब स्मार्ट फर्नीचर्स जो है वो मेरी सोसाइटी में होने वाले किसी फंक्शन को स्पॉन्सर करता है। अब मान लेते हैं वो न्यू ईयर का फंक्शन है और मैंने वहाँ पर 20,000 रुपये की स्मार्ट फर्नीचर्स की तरफ से जो है स्पॉन्सरशिप दी और वहाँ पर एक सुंदर सा बैनर लगाया और इस बात के लिए अनाउंसमेंट करी। मे बी मैं अपनी कंपनी के एमडी को बुलाकर वहाँ पर ऑनर भी करवा दूँ फंक्शन के एंड में। अब उससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी में वो स्मार्ट फर्नीचर लोग जान जाएंगे कि भाई जो एनुअल ईयर का फंक्शन था, न्यू ईयर का फंक्शन था, मान लेते हैं उसमें सोसाइटी के 60 70 80 100 ज़्यादा लोग आए हुए हैं, उन सबको पता चला कि हाँ स्मार्ट फर्नीचर्स कोई कंपनी है। फिर उनको ये भी पता चलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अच्छा जो वो 203 नंबर में रहते हैं ना, जो सपोज नीरज गुप्ता जी, वो स्मार्ट फर्नीचर्स में जॉब करते हैं, वहाँ से ये हुआ। तो कहीं ना कहीं उससे वो एक सोशल रिकग्निशन उसको मिलती है। तो एक थोड़ा सा खर्चा किया कंपनी ने, अपने लिए भी ब्रांडिंग बनाई और उस एम्प्लॉय को भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, काम करता हूँ, देखो इस कंपनी ने इस तरह से हमारी सोसाइटी को हेल्प की। या कोई और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी है ना, कोई ड्रिंकिंग वाटर का कुछ बनवा दिया या कहीं पर कोई कंप्यूटर डोनेट कर दिया सोसाइटी ऑफिस में या कहीं भी, अगर आप स्कूल में जैसे कोई चीज़ माना वैन, कोई डिलीवरी वैन दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो एक कनेक्टिविटी होने से एक सोशल रिकग्निशन मिलती है।
और इसी तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया हमने, मान लेते हैं उनको ट्रेनिंग दी और वो किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर जो है परफॉर्म करते हैं, कोई प्राइज़ जीतते हैं, तो ये भी होता है ना, जैसे कंपनी की कोई क्रिकेट की टीम है या कोई इंडिविजुअल टेनिस खेलता है, उसको प्रमोट किया, अब उससे अगर उसको कोई प्राइज़ मिलता है, फेम मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो सामने आती है ना कि वो किस कंपनी में काम करता है, तो वो सारे एडवांटेज भी फिर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो सोशल रिकग्निशन वाला एक एस्पेक्ट है, एक तो होता है भाई सैलरी टाइम से मिले, सेफली काम कर पाएँ, है ना, उनको ट्रेनिंग वगैरह देके कंपनी में प्रमोशन वगैरह मिले, और कहीं ना कहीं ये सब जब मेच्योर, खासकर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके पास ऑलरेडी अच्छी इनकम होती है, एक रीजनेबल एज भी हो चुकी है, तब उसके बाद फिर वो थोड़ी सोशल रिकग्निशन भी चाहते हैं, तो कंपनी को चाहिए कि थोड़ा इस एस्पेक्ट पर भी काम करें, राइट। सो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मैनेजर है, हम ये मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग अलग है, तो मैनेजमेंट को ये देखना है कि भाई कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों, यानी जिन्होंने ये कंपनी खोली उनके उनके ऑब्जेक्टिव्स मेन क्या थे ऑर्गेनाइजेशन के, क्या सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, और वहीं एम्प्लॉयज़ भी, तो दोनों एक ही दिशा में बढ़ें, कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो होंगे तो एम्प्लॉयज़ भी ग्रो होंगे, और अगर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ इंप्रूव होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, ट्रेंड होंगे, तो कंपनी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी। सो मैनेजमेंट, ये लाइन लिखिएगा ध्यान से, मस्ट ट्राई, मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट, मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट पर्सनल objectives, management must try to integrate personal objectives with organizational objectives, ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ना है, और अब ये क्वेश्चन एक तरह से मेरा पूरा हो गया, जो मैंने आपको लिखवाना शुरू किया, समझाया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में था हमारे पास सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रमोटिंग क्लीनिनेस, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, quality products at reasonable prices, and other social projects like drinking water, community hall, planting trees, etc. और अब इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट माय पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर हमने बात की सेफ एनवायरनमेंट की, टाइमली एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी की, और हमने बात की ट्रेनिंग्स के थ्रू प्रमोशंस की, और सोशल रिकग्निशन के एस्पेक्ट की, राइट। तो मैनेजमेंट को देखा जाए तो ये सारा कुछ ही अचीव करने की कोशिश करनी होती है। अब हम ये समझेंगे, अगले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो खैर हमने ऑब्जेक्टिव्स के लिए थ्रू ही पढ़ लिया कि ऑब्जेक्टिव्स कौन अचीव करेगा, मैनेजमेंट, सो इम्पॉर्टेंस तो अपने आप ही हो गई, बट फिर भी आपकी बुक्स में भी दिया है, अलग ढंग से इसका एक छोटा क्वेश्चन बनता है। सो लेट्स डू दिस पॉइंट्स क्विकली कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन ए कंपनी। सो सबसे पहली बात तो यही है कि जो गोल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव करती है। यहाँ से तो सबसे पहला पॉइंट फटाफट शुरू होता है, तो आप भी अपने नोटबुक में सबसे पहला पॉइंट लिख के फ्री हो जाइए। एक पॉइंट हमारा कवर हो गया क्योंकि वो हम अच्छे से वैसे भी समझ चुके हैं, एंड दैट इज दैट, लिखिए ध्यान से, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट everyone, management coordinate everyone to help organization in achieving its goals। कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के जो भी टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। मैनेजमेंट सबको कोऑर्डिनेट करती है, इंटीग्रेट करती है, कोई अलग अलग दिशाओं में ना भाग रहा, सबको उठा के एक दिशा में लगाती है ताकि ओवरऑल रिजल्ट्स, टारगेट्स अचीव हो सकें। दूसरी बात आपको याद होगा, हमने शुरू में पढ़ा था कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में कि आज की मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को इंश्योर करती है। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि भाई कम खर्चे में काम चलाओ जितना हो सकता है, और इफेक्टिवनेस का मतलब कैसे भी करके टारगेट अचीव करो। तो जब दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड लेके चलते हैं तब रियल मायने में प्रॉफिट्स होते हैं। तो मैं ले लेता हूं इस पॉइंट को, दैट मैनेजमेंट ensures both
efficiency and effectiveness। यानी कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चीजों को साथ में लेके चलती है, राइट। चलिए जी, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम लेके चल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। बट डेफिनेटली जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करती है, तो वहीं मैनेजमेंट जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके जिस समाज में वो कंपनी होती है, उस कंपनी की मैनेजमेंट उस समाज को, उस सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। लिखिएगा, मैनेजमेंट helps in development of society through completion of social objectives। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू कंप्लीशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कि जो भी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, उससे क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी डेफिनेटली होती है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है वो सबको कोऑर्डिनेट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हों। दूसरा, मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, टारगेट भी अचीव करना और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे, उसको इंश्योर करती है जिससे रियली में प्रॉफिट्स होते हैं। और तीसरा, सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है थ्रू कंप्लीशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब नेचुरली जब हमने तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंस में, तो चौथा पॉइंट भी आएगा। वो क्या कि वो एम्प्लॉयज के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रिकंसाइल करती है। ये ना हो कि एम्प्लॉय सोचें भाड़ में जाए कंपनी, बस मेरे को कमाना है, ना कंपनी ऐसा सोचे कि भाड़ में जाए एम्प्लॉयज, हमें तो अपना प्रॉफिट कमाना है। तो एक तरह से मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि एम्प्लॉयज और जो ओवरऑल ऑनर है कंपनी के, उन दोनों को इस तरह से रिकंसाइल्ड कोऑर्डिनेटेड वे में लेके चलें कि दोनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें। यानी कि बोथ शुड लाइक कीप द अदर्स बेनिफिट इन देयर माइंड। द मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑनर्स थिंक कि ओके, एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ के भी दिमाग में एक सेंस ऑफ फीलिंग कंपनी के लिए जनरेट करनी है ताकि वो सोचें कि हाँ कंपनी का भी फायदा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वेस्टेज हो रही है वो होने देंगे। अगर वेस्टेज हो रही है, मान लेते हैं फालतू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, या रॉ मटेरियल पड़ा है, या सामान नहीं बिक रहा, या डिलीवरीज नहीं हो रही, या कस्टमर चिल्ला रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी ना। बाद में उन्हीं चीज़ों को पूरा करने में कंपनी को पेनल्टीज लगती हैं, कुछ लगते हैं, तो एफिशिएंसी कहाँ से आएगी, कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी पेनल्टीज लगने से। ठीक है ना। सो मैनेजमेंट का चौथा रोल क्या है, लिखिएगा ध्यान से, धीरे धीरे इसको हम लिखना शुरू करते हैं। इट रिकंसाइल्स, मैनेजमेंट इसका मतलब दोनों को साथ में लेके चलती है। It reconciles personal and organizational objectives। इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलती है मैनेजमेंट। Reconciles personal and organizational objectives। ठीक है, both employees of company, both employees of company and organization wants to grow। ये बात तो पक्की है ना भाई, दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों अपना फ़ायदा चाहते हैं। जो मैनेजर है वो दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज करता है। हार्मोनाइज करना होता है ना, जैसे एक सिंगर होता है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो हार्मोनाइज करता है डिफरेंट इक्विपमेंट्स को। अगर वो म्यूजिक डायरेक्टर है या कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, जैसे मान लेते उसमें कई स्ट्रिंग्स हैं, तो उनको एक हार्मोनाइज्ड वे में चलाना है ताकि वो ये ना आपस में टकराएं और लाइक एक अनप्लेजेंट साउंड जो है वो जनरेट हो। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि सब जो है वो म्यूजिकल मूड में रहें, खुश रहें और एक दूसरे के लिए काम करते रहें, राइट। सो आगे लिखिएगा दैट good managers coordinates activities, good managers coordinates activities and harmonize
harmonize them to work in single direction। ठीक है, सो मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि वो पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रिकंसाइल करे। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिकंसाइल का मतलब दोनों एक दिशा में सोचें, दोनों अपना फ़ायदा ना सोचें, रादर दोनों एक दूसरे का फ़ायदा सोचें, और उससे दोस्ती गहरी होगी। मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ में कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ लॉकआउट कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, झगड़े होते हैं, और फिर कोई फ़ायदा तो होता नहीं उससे। तो मैनेजमेंट को चाहिए समझदारी से चले, कंपनी को भी अपना फ़ायदा चाहिए, एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए, दोनों को साथ लेके चले। इसीलिए लास्ट लाइन लिखी गई है दैट गुड मैनेजर्स कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ एंड हार्मोनाइज देम टू वर्क इन सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन क्या है कि भाई अगर ओवरऑल कंपनी ग्रो करेगी तो मैनेजमेंट भी खुश रहेगी, और उस ग्रोथ में से वो अपने प्रॉफिट्स में से जब एम्प्लॉयज़ को अपना शेयर बांटेगी तो उससे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे और समाज को भी अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। राइट, चलिए फिनिशिंग पर हैं हम इस वीडियो की। एक लास्ट पॉइंट और लेते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वो ये कि मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज के लिए अडॉप्ट करती है। ध्यान से सुनिएगा, चेंज तो होता ही रहता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। अब मोबाइल्स में देख लीजिए, लैपटॉप्स में देख लीजिए, गाड़ी में देख लीजिए, कपड़े में देख लीजिए, हेयर स्टाइल में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, चेंज तो आता ही रहता है। अब अगर मैनेजर्स जो कंपनी के हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को चेंजेस के लिए मोटिवेट ना करें कि दैट यू शुड अडॉप्ट द चेंजेस, तो वो कहेंगे यार तुम तो रोज़ ही बदलते रहते हो, कल कुछ बताते हो, परसों कुछ बताते हो, हम तो तंग आ गए। तो अननेसेसरी वो लोग हैरास फील करेंगे। तो मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करे कि ये चेंज क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा कंपनी को, ओवरऑल सोसाइटी को, आपको। हर आदमी तो अपनी सुनना चाहता है ना, मेरे को क्या फ़ायदा होगा वो बता दे पहले। तो उसको वो फ़ायदा बताया जाए कि भैया तुमको भी ये फ़ायदा होने वाला है, तो आप इस चेंज को प्लीज़ अडॉप्ट करें और इससे ओवरऑल सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो उसके लिए थोड़ी गाइडेंस, थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लास्ट पॉइंट में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में हम ये भी लिख रहे हैं, लिखिएगा मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, हरी बसन में मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट चेंजेस। ये चेंजेस का बड़ा चक्कर होता है ना, विच इज़ वेरी एसेंशियल, ज़रूरी है, क्योंकि चेंज तो होते ही हैं। कोई चाहता थोड़ी चेंज हो, हर कोई चाहता है जो है चलता रहे, लेकिन वो चेंज होता है। अब हर चीज़ तो दुनिया में अमूल बटर नहीं है ना। अब मैं अपनी उम्र में हो गया, आज की तारीख में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये 42-43 की मेरी एज है, तो मैं बचपन से अमूल बटर खा रहा हूँ। आपकी भी जो भी उम्र है आप भी अमूल बटर खा रहे हो, आपके पिताजी की जो उम्र है वो भी अमूल बटर खा रहे हैं। अब कुछ चीज़ें तो लाइफ में चेंज होती नहीं है, ये बटर जो कभी चेंज ही नहीं हुआ, बट ज़्यादातर चीज़ें चेंज होती हैं, चाहे हमारी ईटिंग हैबिट्स हों, चाहे हमारी कुछ भी एनी हैबिट्स, घूमने की हैबिट्स, पिक्चर देखने की हैबिट्स। किसी ज़माने में सिंगल स्क्रीन होता था, अभी तो मल्टीप्लेक्स होते हैं। हो सकता है आज से 5 साल बाद वो भी ऑन डिमांड हो जाए कि आप जाओ जी। अभी तो क्या होता है, जो मूवी जिस टाइम पे लगी वो देखनी है, हो सकता है 5 साल बाद हम जाए सारी मूवीज़ लगी हुई, आपको जो देखनी है ऑन डिमांड, वो सिलेक्टेड लोगों के लिए तुरंत वो मूवी स्टार्ट कर दें। मे बी आई डोंट नो क्या कल्चर आने वाला है। तो चेंजेस होते रहते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना सो दैट दे अडॉप्ट द चेंजेस, विच इज़ वेरी एसेंशियल in this ever changing को हम क्या कह सकते हैं, डायनामिक। ये टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी यार एग्जाम के अंदर आपसे टर्म के ऊपर भी पूछा जा सकता है ना। वो ये तो नहीं कहेंगे डायनामिक का मीनिंग बताओ, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन में। तो डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, है ना। सो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसको हम कह सकते हैं डायनामिक, विच इज़ एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो इसको अडॉप्ट करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि ये मैनेजमेंट की खूबी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के लिए एनकरेज करती है। ठीक है जी, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस पर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं। इससे आपको क्वेरीज़ के भी जवाब मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिल पाएंगे वेबसाइट पे एंड ऑल दैट। और जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको हम कुछ फेस टू फेस क्लासेस भी देने की कोशिश करेंगे।
तो आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रजिस्टर कीजिए और जुड़िए इन क्लासेस से। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।